So finally, after 3 months of all hardship, dedication, stress, anxiety, I am finally done with my German student visa appointment at VFS New Delhi. So going back to the time, I got myself waitlisted on 5th July 2022 and received a slot for my VFS New Delhi appointment on 28th September, making me the last person at VFS Delhi to receive a slot confirmation mail before everyone was removed from waitlist due to APA certificates. So my appointment was on 5th October 2022 at 2 p.m. And today I will tell you my experience, all things that you need to take care of while you are going to your German student visa appointment. And मैं आप लोगों के साथ प्रीमियम लाउंज एंड नॉर्मल लाउंज दोनों के एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्योंकि मैं इतना लकी था कि मैं दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाया था। और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगा जो आपका टाइम, स्ट्रेस, एंग्जाइटी सब कम रखेगी, क्योंकि मेरा प्रोसेस बहुत स्मूथ हुआ था, मेरे को ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता थी। सो विदाउट फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि सबको पता ही है कि जो VFS सेंटर है वो शिवाजी मेट्रो स्टेशन है, तो वहाँ पे जाने के दो रास्ते होते हैं। या तो आप शिवाजी मेट्रो स्टेशन ऊपर पहुँच जाओ, एंड जो दूसरा रास्ता है वो कम लोग यूज़ करते हैं, वो है बाय टेकिंग मेट्रो, जो मैंने यूज़ किया था। मैंने न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन ले ली थी, जिसने मेरे को डायरेक्टली शिवाजी मेट्रो स्टेशन के नीचे उतारा था। तो वैसे तो 5 अक्टूबर को दशहरा था, कोई रश नहीं था, सिर्फ 3 कंट्रीज़ के प्रोसेस चल रहे थे, जर्मनी, स्वीडन एंड इटली। सो VFS सेंटर पूरा खाली था, बट नॉर्मली केसेस में VFS सेंटर भरा होता है। तो अगर तो आप दूर से आ रहे हो और आपको कोई जगह चाहिए कि आप बैठ पाओ, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन लेके शिवाजी मेट्रो स्टेशन में नीचे चल जाओ और फिर वहाँ से लिफ्ट और एक्सकेलेटर लेके डायरेक्टली VFS सेंटर के वेटिंग लिस्ट के एरिया में आ जाओ। क्योंकि वैसे तो नॉर्मली जब धूप होती है तो बाहर रहना बेरेबल नहीं रहता, बट जब आप मेट्रो स्टेशन में होते हो तो ये होता है कि आप नीचे आराम से बैठ सकते हो। वहाँ पे एक दो थोड़ी बहुत खाने की भी जॉइंट्स है फास्ट फूड के, तो आप वहाँ से अगर आपको कुछ खाना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो यूजुअली केसेस में क्या होता है, आपको 15 मिनट से पहले एंट्री नहीं देते। जब बट मेरी अपॉइंटमेंट थी 5 अक्टूबर को, वो था दशहरा, तो इसलिए मेरे को 30 मिनट्स पहले अलाउ कर दिया था। सो जैसे ही आप गेट के थ्रू जाओगे, सबसे पहले तो वो आपका अपॉइंटमेंट लेटर चेक करेंगे और साथ में आपका पासपोर्ट देखेंगे। अगर तो डिटेल्स मैच हो रही है तो वो आपकी डिटेल्स देखेंगे और आपको पास कर देंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। वो है आपका सिक्योरिटी चेक, जहाँ पे आपका पूरा एक सिक्योरिटी चेक होगा, आपका बैग्स में देखे जाएंगे। आप अपना फ़ोन लेके जा सकते हो, फ़ोन में कोई इशू नहीं आता। डॉक्यूमेंट्स आराम से बैग लेके जा सकते हो, कुछ खाने का लेके जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन आपको कोई पेन ड्राइव नहीं लेके जानी। अगर वो आपके पास कोई पेन ड्राइव होगी तो वो आपको एंट्री नहीं देंगे। या तो वो कहेंगे कि आप बाहर छोड़ दो, या तो आप उनकी लॉकर फैसिलिटी अवेल करो, जो 200 to 300 रुपीज़ पर आवर होती है। जो मेरे पास पेन ड्राइव थी नहीं, तो मेरे को आराम से जाने दिया। जैसे ही आप एंट्री करते हो, आपको राइट साइड में एक मैम मिलेगी, वो आपका अपॉइंटमेंट लेटर चेक करती है। वो आपसे पूछेगी कि आपने प्रीमियम लाउंज लेना है कि नहीं। अगर तो आपने लेना है तो आप साथ के साथ आपको साइड में प्रीमियम लाउंज भेज देंगे, और अगर आपने नहीं लेना तो आपको बोलेगी कि सीधा जाके लेफ्ट ले लेना, वहाँ पे नॉर्मल काउंटर्स है। तो जो जर्मनी का काउंटर होता है वो होता है 7, 8 या 9। इन तीनों में से कोई भी दो काउंटर होते हैं यूजुअली। मेरे वाले दिन 7, 8 था, किसी और दिन 8, 9 था। तो जैसे ही आप अपना 7, 8 काउंटर जाओगे, आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओगे, आपको वहाँ पे मैम और सर एक चेकलिस्ट दे देंगे और आपको एक क्वेश्चनियर दे देंगे। चेकलिस्ट मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी, तो मैं घर से इसी चेकलिस्ट, इसी ऑर्डर में सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गया था। और क्योंकि इस चेकलिस्ट में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो नॉर्मली आपको जर्मन वेबसाइट पे चेकलिस्ट होती है उसमें नहीं थे, तो मैंने उसके ऊपर एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो भी जरूर देखना। उस वीडियो में मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं लेके गया था उसके बारे में सब मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो जैसे ही वो आपको आपकी चेकलिस्ट दे देगी और साथ में क्वेश्चनियर दे देंगे, आपको कहेगी कि ये क्वेश्चनियर फिल कर लो, इसमें 10 to 12 क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन यूजुअली चेंज होते रहते हैं, ये रैंडमली होते हैं। तो मैं अपना क्वेश्चनियर भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, और साथ के साथ कुछ जनरल क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं, तो वो भी शेयर कर दूंगा। जब आप क्वेश्चनियर फिल कर रहे होते हो और आप चेकलिस्ट में सारे ऑर्डर में अपने डॉक्यूमेंट्स प्लेस कर रहे होते हो, जैसे कि मैंने तो ऑलरेडी करे हुए थे, तो मेरे को डॉक्यूमेंट्स प्लेस करने की कोई प्रॉब्लम आई नहीं, और मैं चेकलिस्ट में अपने बस क्वेश्चंस के आंसर दे रहा था। थोड़ी देर बाद मैम और सर ने मेरे को बुलाया, तो उन्होंने जब मेरे को बुलाया तो उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग देखना शुरू कर दिए कि वो ऑलरेडी प्लेस में है कि नहीं है। अगर उनको एक दो ऊपर नीचे लगे तो उन्होंने सेट कर लिए, और उन्होंने कहा कि अगर आप अपना क्वेश्चनियर फिल कर चुके हो तो आपको इसकी एक फ़ोटो कॉपी करानी है। जो फोटो कॉपी होती है, फोटो कॉपी इसकी 2 मशीन होती है, एक लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड होती है। ये दोनों आपके नॉर्मल काउंटर के पीछे मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाके आप एक एक फ़ोटो कॉपी करवा दोगे। तो आपको वो फ़ोटो कॉपी कराने के बाद अपने वीज़ा ऑफिसर को देनी है। जैसे ही आप अपने वीज़ा ऑफिसर को फ़ोटो कॉपी दे दोगे, वो दोनों सेट्स निकाल लेगा और उसके हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट सेट करने लग जाएगा। अगर तो आपने साइन करे होगे, घर से करके गए हो साइन,
तो आपको नहीं बोलेगा। अगर आपने नहीं करे तो वो आपको बता देगा कि इनके इन डॉक्यूमेंट्स में साइन करने, जैसे विडिक्स फॉर्म हो गया, आपका एडिशनल कॉन्टैक्ट हो गया, आपका कवर लेटर हो गया, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन हो गया, इन डॉक्यूमेंट्स में साइन करने होते हैं। और वो फिर आपसे आपकी फ़ोटोज़ मांगेगी, 4 फोटोज़ मांगते हैं, 2 फॉर ईच सेट। सो 4 तो मिनिमम लेके जाना है, ज़्यादा भी लेके जा सकते हो फॉर सेफर साइड। तो वो आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। अब जैसे कि मेरी क्लासेस बाद में स्टार्ट हो रही थी मेरी वीज़ा अपॉइंटमेंट के, तो उन्होंने मेरे से एक्सटेंशन लेटर मांगा, इनरोलमेंट लेटर मांगा। अब जैसे कि मेरे पास मेरे इनरोलमेंट लेटर और सर्टिफिकेट लेटर थे, लेकिन बहुत बच्चों के पास नहीं थे, तो उनको बहुत इशू है। मैं आपको एंड में भी बताऊंगा इस वीडियो के कि आप उन चीज़ों से कैसे बच सकते हो कि आपको वहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े, क्योंकि वो बच्चे तो 9 बजे के आए हुए थे जो अपने डॉक्यूमेंट्स ही ढूंढने में लगे हुए थे। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना कि आपके सारे डाउट्स एक ही बारी में क्लियर हो जाए। तो जैसे ही आप अपने दोनों सेट दे दोगे डॉक्यूमेंट्स के, वो चेक करेंगे। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए, जो आपकी लास्ट चेकलिस्ट होगी जो आप घर से प्रिंट करके लेके जाओगे, मैं सारे चेकलिस्ट के बॉक्सेस को टिक कर देंगे और लास्ट पेज में टिक कर देगी कि ऑल डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीट, और वो अपने साइन करके कुछ कर देगी। अगर फॉर सम रीज़न आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो वो बता देगी कि कौन सा डॉक्यूमेंट मिसिंग है, वो उसमें लिख देगी। मेरे कंप्लीट थे तो उन्होंने सीधा साइन करके मेरे को बोला कि आप अब जाओ काउंटर नंबर 16 पे। तो जैसे ही मैं काउंटर नंबर 16 पे गया, काउंटर नंबर 16 पे मेरे को उन्होंने एक स्लिप दे दी बायोमेट्रिक की, जी ब्लॉक की, और दूसरा एक उन्होंने दे दिया मेरे को लिब्रा का सिम, जो सारे जर्मन स्टूडेंट्स को मिल रहा था एक प्रमोशनल ऑफर की तरह। सो जैसे ही आपको नॉर्मल स्लिप मिल जाती है, आपको जी ब्लॉक में जाना होता है। और अगर आप प्रीमियम लाउंज वाले हो तो आपका सारा काम प्रीमियम लाउंज में ही होता है, आपको ऐसे कहीं से ब्लॉक में नहीं जाना होता। अभी मैं नॉर्मल का बता रहा हूँ, बाद में प्रीमियम का भी बताऊंगा कि उसमें क्या होता है। जैसे आप नॉर्मल जी ब्लॉक में एंटर करें, आप सीधा जाना और राइट में एक बहुत बड़ा सा हॉलवे आएगा। एंड में लास्ट में काउंटर होगा, काउंटर नंबर 50 और 51, जो जर्मन स्टूडेंट्स के हैंडल करते हैं। वहाँ पे आप जैसे ही एंड में जाओगे, आपको एक स्क्रीन दिखेगी टॉप लेफ्ट में, वो टोकन नंबर बताएगी कि कौन से काउंटर में कौन सा टोकन नंबर चल रहा है। तो जो आपका टोकन नंबर होगा आप उस काउंटर में चले जाना। वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेगी और आपसे पूछेगी कि आपने पेमेंट कैश से करनी है या कार्ड से। तो दोनों का, अगर आप कार्ड से करोगे तो आपकी पेमेंट वहीं हो जाएगी, अगर आप कैश से करोगे तो आपको वो एक स्लिप निकाल के बोलेगी कि C1 काउंटर में जाके पैसे डिपॉजिट करा दो। जैसे ही आप पैसे डिपॉजिट कराओगे, आपका स्टैंप लग के वो वापस आपको फिर उसी काउंटर में आना है और अपनी मैम को वो रिसीट दे देनी है। अब मेरी कैश की फीस लगी थी 5449, जिसमें मेरे को लेस करके दिया था क्योंकि मैंने कोरियर चार्जेस के ऑलरेडी पे कर दिए थे। तो कोरियर चार्जेस VFS दिल्ली में हमें डी स्टैंपिंग में देने होते, तो मेरे को चार्जेस 5449 कोरियर चार्जेस को माइनस करके दिए थे। तो मैंने वहाँ पे इतना कैश दिया, और जब मैं वापस गया तो वहाँ पे फिर उन्होंने मेरे को एक बड़ा सा मेरा ICR दे दिया। उन्होंने कहा कि अब आप वेट करो। तो आपको क्या करना है, आपको जैसी वो ICR मिल जाएगी B21 या 22 नंबर, जो साइड में ही आपको राइट साइड में 2 डोर मिलेंगे, आपको उधर जाना है। वहाँ पे आपका एक रूम में बायोमेट्रिक हो रहा होगा, तो आपको डायरेक्टली उधर जाके अपनी ICR दे देनी है कि वो आपको ऑर्डर में लगा दे। जैसे ही आप अपनी ICR दे दोगे, आप बाहर वेट करोगे, और जर्मन स्टूडेंट्स भी होंगे तो आप उनसे बातें कर सकते हो। तो हमने भी वही करी थी, हमने भी ऐसे ही टाइम पास किया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम मेरे को इसी में लगा था। मेरा 1:30 प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया था। ये बायोमेट्रिक की अपनी ICR देते हुए मेरे 2:45 और 3 PM ही बजे थे। उसके बाद मैं फ्री हुआ था 6:30, तो मेरे को 3 साढ़े 3 घंटे से बायोमेट्रिक के लिए लग गए थे। तो जितनी देर आप ICR देते हो, आपको एक क्लियर बैग में ऑरेंज कलर या ब्लू कलर में VFS वाले आपको सारे आपके डॉक्यूमेंट दे देते हैं आपके पासपोर्ट के साथ। आपको वो क्लियर बैग लेके खड़े रहना होता है, फिर वो आपका नाम लेंगे। जैसे ही वो आपका नाम लेंगे, आपको फिर अंदर जाके अपने बायोमेट्रिक्स देने हैं। बायोमेट्रिक्स में सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट्स के इंप्रेशन होते हैं, पहले आपकी 4 उंगलियों के लेते हैं, फिर 2 थंब के, बस यहाँ पे आपका हो जाता है पूरा प्रोसेस खत्म। सो यहाँ पे तो वैसे हो जाता है प्रोसेस खत्म। अब ये बात आती है कि हमें क्यों इतना टाइम लग गया था। हमारे वाले केस में क्या हुआ था 5 अक्टूबर में, कि सितंबर बहुत बच्चों की रीसबमिशन हुई थी बायोमेट्रिक, तो वो भी आए हुए थे। तो उसकी वजह से जो एक नॉर्मल एवरेज क्राउड होता है उससे बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था। सो जितने भी रीसबमिशन वाले बच्चे थे उनको नॉर्मल B22 में उनके बायोमेट्रिक होते रहे। जो फ्रेश इशू थे, जैसे जिनकी अपॉइंटमेंट आज थी 5 अक्टूबर को, उनको बोला कि आप प्रीमियम लाउंज आ जाओ, हम आपकी बायोमेट्रिक वहाँ पे ले गए। तो फिर हम सारे वहाँ पे प्रीमियम लाउंज चले गए थे। तो फिर हमारी जितना भी प्रोसेस हुआ था प्रीमियम लाउंज में हुआ था। तो मेरी बारी में मेरे से बायोमेट्रिक्स लिए, और फिर उन्होंने कहा कि आपका प्रोसेस हो गया, अब आप घर जा सकते हो। तो ये चीज़ होती है, और आपको वो ICR दे देते हैं। ICR का ध्यान रखना होता है, और आपको आपका ICR और पासपोर्ट वापस दे देते हैं, तो आपको उसका ध्यान रखना होता है। तो अगर मैं अपनी थोड़ी सी टाइमलाइन बताऊँ, तो मैंने एंटर करी थी 1:30 पे, मेरा 1:35 पे प्रोसेस स्टार्ट हुआ था।
जितना मेरा डॉक्यूमेंटेशन चेक, सब चीज़ें, जी ब्लॉक की रिसीट तक, उनका सिम तक, वो सारा प्रोसेस मेरा 2:35 तक कंप्लीट हो गया था, 2:35-40 तक, अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर टू 1 आवर 50 मिनट्स। उसके बाद जी ब्लॉक के अंदर जाने से लेके पेमेंट तक, वो सारे प्रोसेस ने एडिशनल मेरा आप लगा लो 30 मिनट्स से 45 मिनट्स लिए। उसके बाद मैं सारा सिर्फ हमारा बायोमेट्रिक के ऊपर ही टाइम था। तो ये तो था मेरा एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रीमलाइन था, बहुत आसान था। हाँ ये था, टाइम लग गया था, लेकिन मेरे को कोई इशू नहीं आया था क्योंकि मेरे को सारी चीज़ें ऑलरेडी पता थी। ये है कि एक तो स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है, स्टाफ ने भी बहुत हेल्प करी। अगर आपको कोई भी इशू आता है वो साथ के साथ बता देते कि ये नहीं है कि स्टाफ एरोगेंट है या कुछ है, वहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। उसके बाद आती है कि आप अपना प्रोसेस कैसे तेज कर सकते हो, आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो कि आपको टेंशन ना हो। तो वो मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगा, जो जिन चीज़ों का मैंने भी पर्सनली बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था, जिसकी वजह से मेरा प्रोसेस बहुत आसान गया था। तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान जरूर रख। उसमें तो देखो, सबसे पहली बात आती है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने घर से चेकलिस्ट में ही करके जाना। जो मैं आपके साथ चेकलिस्ट शेयर करूंगा उसमें आपको वहाँ पे जाके कोई टेंशन नहीं होगी कि सबके सामने अपने डॉक्यूमेंट्स फिलाने पड़ेंगे, फिर उस ऑर्डर में करना पड़ेगा। मैं घर से चेकलिस्ट जो फोटोस्टैट्स थी वो 2 डिफरेंट क्लियर बैग में लेके गया था कि मेरे को वहाँ पे भी जाके दोनों अलग अलग ना निकालने पड़े। मेरा वहाँ पे जाके बहुत आसान हो गया था। मेरी जो दोनों फोटो कॉपीज थी वो डिफरेंट क्लियर बैग में थी और मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे ओरिजिनल वाले फोल्डर में। उसके बाद चीज़ आती है कि जैसे आपने चेकलिस्ट में सारा कर लिया, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपका विडेक्स फॉर्म और फॉर्म 54, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको ढंग से फिल करके ही जाना घर से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने इलेक्ट्रॉनिक वाला सही विडेक्स फॉर्म भरा है ना, आपने गलत विडेक्स फॉर्म तो नहीं भर दिया। तो उसके ऊपर भी मैंने एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देख लेना। उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप प्रॉपर्ली विडेक्स फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो। उसके बाद जो थर्ड चीज़ आती है वो आती है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है आपका ब्लॉक अकाउंट। ब्लॉक अमाउंट आपको जैसे कि बताया अक्टूबर से इंक्रीज हो गई है 11,208 में। तो आपको यहीं से इंक्रीज करके जानी है घर से, क्योंकि अभी एक रीसेंट केस हुआ है कि एक बच्चे ने अपनी ब्लॉक अमाउंट अपडेट नहीं किया था, उसका पुराना ही वाला ही था 10,332। तो उसकी फाइल एम्बेसी ने रिटर्न कर दी। अब उसको जब तक वो ब्लॉक अमाउंट इंक्रीज नहीं करेगा उसकी फाइल वीएफएस में ही रहेगी, उसकी फाइल आगे एम्बेसी पे नहीं जाएगी। तो उसके भी 10 से 15 डेज वेस्ट हो गए। तो आप ब्लॉक अमाउंट घर से ही इंक्रीज करके जाना। उसके बाद जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आते हैं वो आते हैं कि अगर तो आपकी क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो गया या आपके अपॉइंटमेंट के 4 वीक्स के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अपना केस बताऊं, जैसे मेरी क्लासेस 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, बट मेरा अपॉइंटमेंट थी 5 अक्टूबर को, तो ये 4 वीक्स के अंदर आ रही थी। तो मेरे को एक्सटेंशन लेटर और इनरोलमेंट सर्टिफिकेट देना था। अब अगर आपके पास इनरोलमेंट सर्टिफिकेट है और एक्सटेंशन लेटर आपके पास लेटर हेड में नहीं है, तो आप एक्सटेंशन लेटर ईमेल वाली भी प्रिंट करके दे सकते हो, वीएफएस एक्सेप्ट कर रही थी। अब ये केस मेरे साथ तो नहीं हुआ था क्योंकि मेरे पास तो लैंग्वेज सर्टिफिकेट थे, बट बहुत लोग जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में जा रहे थे उनको अपना एक स्पेसिफिक लेटर चाहिए था अपनी यूनिवर्सिटी से, जो स्टेट कर रही थी कि इन्होंने सारी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स मीट कर ली है उनके लेटर हेड पे। वो ईमेल पे नहीं चलेगा, वो आपको लेटर हेड पे ही उनसे मंगवानी पड़ेगी। इन्हीं 2 मेजर डॉक्यूमेंट्स की वजह से, एक्सटेंशन लेटर, इनरोलमेंट लेटर और आपका जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट है जो आपकी यूनिवर्सिटी भेजेगी जर्मनी से, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की वजह से बच्चों को 3-3 4-4 घंटे वेट करना पड़ रहा था। क्योंकि अगर वो ये डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करते तो उनकी फाइल इनकम्प्लीट जाती है आगे। तो आप ये चीज़ें घर से ही प्रिपेयर करके जाना कि आपका ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, कि वहाँ पे जाके आपको कोई इशू ना है, वहाँ पे जाके आप स्ट्रेस के अंदर ना रहो, आप वहाँ पे जाके आराम से काम करो अपना। जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है कि आप कैश या कार्ड दोनों लेके जा सकते हो। अब ऐसा हुआ था मेरी बारी में कोई इशू नहीं आया था, कैश या कार्ड दोनों चल रहे थे। बट 1-2 केसेस थे प्रीमियम लाउंज के जिनके वहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप दोनों ही ले जाओ, या कैश तो ले ही जाओ। क्योंकि कैश आप वहाँ पे इजीली सबमिट कर पाओगे, कार्ड में कभी डिक्लाइन या एक्सेप्ट नहीं करे तो वो इशू आ जाता है। तो सेफर साइड के लिए आप दोनों चीज़ें लेके जा सकते हो। एंड देन एक और एडवाइस है, वो है उन लोगों के लिए जो दिल्ली में नहीं रहते, जो दूर से आ रहे हैं। तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप मेट्रो स्टेशन से एक्सप्रेस लाइन लेके ही वीएफएस सेंटर आओ, वहाँ पे आपका टाइम बचेगा और आप आराम से उनके वेटिंग एरिया में बैठ सकते हो। बट अगर आप दिल्ली में आ रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 30 मिनट पहले ही आओ, क्योंकि वो कभी कभी घुसने नहीं देते, तो आपका भी वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। तो आप आराम से 30 मिनट से 45 मिनट्स पहले आओ कि वहाँ पे आप बाहर 10-15 मिनट वेट करो और उसके बाद डायरेक्टली आप अंदर जाके अपना प्रोसेस स्टार्ट करो। वो आपको बाहर जाने से रोकते नहीं है, बट आप जितनी बार बाहर जाओगे आपको वापस आके एक बार अपनी सारा बैग चेक चुक करवाना पड़ता है। तो जितना कम जाओ उतना अच्छा होता है। लेकिन ये है कि कोई ऐसा नहीं है कि आप बाहर नहीं जा सकते, कि प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही बाहर जा सकते हो। आप जा सकते हो बीच बीच में, आपको वॉशरूम जाना है, कुछ खाने जाना है, तो आप जा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। और फिर जो नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो है पेन ड्राइव, वो पेन ड्राइव स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं करते।
तो पेन ड्राइव ना लेके जाना अपने साथ क्योंकि फिर वो आपको लॉक कर लेना पड़ेगा, पेन ड्राइव किसी को देनी पड़ेगी। हाँ, एंड एक और चीज़, आप थोड़ा बहुत खाने का सामान लेके जा सकते हो, पैक्ड फूड, क्योंकि कभी कभी प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो वो थोड़ा बहुत आपको एनर्जाइज करता है। बाकी यहाँ पे आपका नॉर्मल काउंटर होता है, उसके लेफ्ट में भी एक छोटी सी शॉप है, वहाँ से भी कुछ खाने को ले सकते हो अपने प्रोसेस के बीच में। उसके बाद जो लास्ट चीज़ आती है वो आती है, जैसे कि आपको पता ही है कि नवंबर 2022 से एपीएस मैंडेटरी हो रहे हैं, तो अपने एपीएस वाले सर्टिफिकेट्स भी साथ लेके ही जाने आपको आपके साथ। तो अब बात आती है कि आपकी अपॉइंटमेंट होगी, अब क्या नेक्स्ट क्या प्रोसेस होता है। तो जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो ऐसा होता है कि जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। अगर आप दिल्ली से हो तो GEDL से स्टार्ट होएगा, अगर आप मुंबई से हो तो GEMM, सिमिलरली कोलकाता, बैंगलोर ऐसे ही होते हैं रेफरेंस नंबर। तो वो आपका रेफरेंस और ट्रैकिंग नंबर होता है। वो उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी कि आपके पहले डॉक्यूमेंट VFS सेंटर से एम्बेसी या कॉन्सुलेट जाएंगे, फिर कॉन्सुलेट रिसीव करेगा। उसके बाद एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट अपने वेरिफिकेशन चेक्स करेगी। जैसे कि आपको पता है कि अक्टूबर वालों की भी वेरिफिकेशन अब APS ही हैंडल कर रहा है। सो आपकी जब एक बार वेरिफिकेशन चेक हो जाएगी और अब आपके पास APS तो आएगा, अब नवंबर 2022 के बाद APS आएगा, सो आपका ये एजुकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक खत्म हो जाएगा। सो आपका यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, जैसे आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स डिजिटली आपके सिटी के ऑसलैंडर भी होते जाएंगे, और उसी तरह आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट भी आपके सिटी के ऑसलैंडर भी होते जाएंगे। फिर आपका जर्मनी में सारा प्रोसेस कंप्लीट होएगा। उसके थोड़े टाइम बाद आपको ईमेल आएगी जर्मन एम्बेसी से कि आप अपना पासपोर्ट सबमिट करने आ जाओ। तो फिर वहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है डी स्टैंपिंग का, जिसके रिगार्ड में मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगा, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें अप टू डेट रखता रहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक दिस वीडियो। अपने कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताना, और आपकी अगर अपकमिंग अपॉइंटमेंट है, आपकी किसी फ्रेंड की अपकमिंग अपॉइंटमेंट है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। सो थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।